हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे हो। और चैप्टर का नेम भी यही कहता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये पहली बार इंट्रोड्यूस आपके सामने किया जा रहा है मैथ्स में। बट इस चैप्टर को अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इसका एक्चुअल में क्लास 11, 12 और जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये आपको काम आती रहेगी, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चों को ना ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री ये मुश्किल लगता है। मुझे नहीं पता क्यों लगता है, बट उनको मुश्किल लगता है। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, देखो ये चैप्टर आपके लिए नया है, ये वर्ड आपके लिए नया है। तो कोई भी जो नई चीज़ होती है ना, वो मुश्किल सिर्फ तब तक होती है जब तक हम उसको स्टार्ट नहीं करते। कोई भी जो नई चीज़ है, आप कुछ भी करने वाले हो लाइफ में, कोई नई जगह जाने वाले हो, कुछ नया पढ़ने वाले हो, कुछ नया स्टार्टअप करने वाले हो, वो तब तक मुश्किल है जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते। अब जैसे ही उसको आपने स्टार्ट कर लिया तो आपकी 50% मुश्किलें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो उसी मोटिव से मैंने ये वीडियो को बनाया, बहुत सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर मान लिया हम इसको शुरू कर लेते हैं, बट कोई मोटिव भी तो होना चाहिए ना, कोई मोटिवेशन भी हमें मिलनी चाहिए कि ये चैप्टर हम पढ़े क्यों, इसका काम क्या है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपके सामने एक बहुत बड़ा टावर है। ठीक है, कोई बिल्डिंग बोल सकते हो, जैसे आपकी बुक में तो कुतुब मीनार लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप नीचे खड़े खड़े, मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप नीचे खड़े खड़े इस टावर की लेंथ या ऊंचाई बता सकते हो तो वो कैसा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर मैं नीचे खड़ा खड़ा बिना इसको मेजर किए मैं मतलब कि टावर की लेंथ या हाइट बता सकता हूँ तो ये तो अच्छी बात है। और एक दूसरी सिचुएशन है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पर एक मतलब कि लेक है या कुछ भी है, सड़क है, कुछ भी है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ पर खड़े खड़े इस लेक की या सड़क की जो है वो चौड़ाई या कितनी लंबाई है वो बता सकते हो तो आपको कैसा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या हम बिना इसको मेजर किए भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये बेसिकली हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है। एक ही एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आना ही आना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये मैंने जस्ट इसलिए बताया ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है। ठीक है, अब देखो ये तो एग्जांपल्स जस्ट मैंने आपको मोटिवेशन देने के लिए की थी कि शायद आपको कहीं से लगे कि यस कोई मोटिवेशन मिले कि ये चैप्टर जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट बन गया फिर तो बस सोने पे सुहागा है, स्टार्ट हम कर ही लेंगे अच्छे से, और इंटरेस्ट भी बन गया है तो फिर ये चैप्टर ये हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट होने वाला है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको बताया इस चैनल पर हम हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना हो सबसे पहले उसका रोड मैप करते हैं। रोड मैप से मेरा मतलब ये होता है कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या ये हमें पहले से पता होना चाहिए। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न आपकी पुरानी और नई एनसीईआरटी में कंफ्यूजन, क्योंकि नई एनसीईआरटी आ चुकी है, पुरानी एनसीईआरटी में से बहुत से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से नहीं करने। दूसरी बात कि अगर आपको पहले से पता रहता है कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है, तो आप अपने मतलब कि जो होता है ना कि अपनी प्लानिंग पहले से कर सकते हो कि इस चैप्टर में हमें इस तरह से अपनी प्रेपरेशन जो है वो करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करना है, मतलब जिसमें टी रेशियोज कुछ होती हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये 8.1 का काम है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल करेंगे, उसको याद करने की टेक्निक सीखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये हमें 8.2 में करना है। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 फॉर्मूलाज हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये हम 8.3 में करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट है आपके लिए, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, ध्यान से मेरी बात नोट कर लेना, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 8.3 आपकी पुरानी एनसीईआरटी की वो सिलेबस से डिलीट है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में से 8.3 जो है वो डिलीटेड है, और यहाँ पर जो 8.3 है वो बेसिकली पुरानी एनसीईआरटी की 8.4 की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे इसको, बट आप
बट आप अगर आप स्टार्टिंग से नोट कर लोगे तो ये अच्छी बात है, आपको पहले से पता होगा कि 8.3 पुरानी एनसीईआरटी की हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपका सारा रोड मैप रहने वाला है। अब नेक्स्ट पेज पे हम अपने चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपना चैप्टर अगर स्टार्ट करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, देखो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना कैसे है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से ट्राईगॉन मैट्रॉन। इसका मैंने मतलब लिखा है, इसका मतलब है ट्राई का मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मैट्रॉन मतलब मेजर। ठीक है, 3 साइड्स का मेजर, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये बात मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आज वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया था कि अगर आप नीचे खड़े खड़े इस टावर की हाइट बता पाओ, ऊपर खड़े खड़े आप इसकी लेंथ बता पाओ, तो ये शेप कौन सी बन रही है, 3 साइड हैं इसमें, एक ट्रायंगल बन रही है। और एक ट्रायंगल भी एक खास तरह की है, ये बेसिकली एक मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही यहाँ पर मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ना कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखो आप सभी को पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है और ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें एक रिजल्ट होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये रिजल्ट इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब देखो आप अब आप अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम बता ही देंगे, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया आपने हमसे। तो ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है, बच्चे बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या है, बहुत ईजी, ये बेस है। इसमें कौन सी बड़ी बात मतलब की है जो हमें नहीं पता। ठीक है, बट इसमें एक कंफ्यूजन है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है, वो आगे जाके आपको वो वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को वो समझ में नहीं आता। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये मैंने ट्रायंगल आपके सामने बनाई है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से रोटेट कर दूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से जो है वो रोटेट कर दूं, अब आपका रोटेट होके ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा सी और ये बन जाएगा बी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये टिप पर आपका ए है। अब इसको मैंने रोटेट करके ऐसे कर दिया तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है। अब आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूज यही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को थोड़ा सा देख पाना, समझ पाना ईजी है, क्योंकि जो टेढ़ी लाइन है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब आप बता सकते हो परपेंडिकुलर कौन है। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये परपेंडिकुलर ही है। और बेस भी आपको पता है, ये आपका बेस है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये AC है। ठीक है, अब AC यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, AB। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन साइड है, BC। यहाँ पर बेस BC है, यहाँ पर बेस कौन है, AB। तो ये इंटरचेंज हो गए ना, ये इंटरचेंज हो गए ना। देखो आपके सामने है, जो आपका परपेंडिकुलर था वो नीचे आ गया, मतलब वो बेस बन गया, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। अब ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसको हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है बट परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। तो हमें हम क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करेंगे, अभी तो मैंने आपको रोटेट करके दिखा दिया, क्वेश्चन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ट्रायंगल हमारी वो बोल रहे हैं वो ये वाली है या ये वाली है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको आगे जाके दूंगा, बट इतनी बात आप याद रखोगे कि ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको आनी चाहिए। तो ये ट्रायंगल का सारा काम था। अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो ये हमारा मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहूँगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बने। इंटरेस्ट बनेगा तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक करने से पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए, सर हमें ये करना क्यों है और इसका काम क्या है। ठीक है, अगर आपके मन में वो क्लियर होगा ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ कहानी सी बताई थी कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ये टावर है, तो इसकी मैं लेंथ जो है वो बता सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर ऊपर खड़े हैं तो मैं इस लेक की लेंथ ये भी बता सकता हूँ, मतलब इसकी हाइट कुछ भी बता सकता हूँ। तो मैंने आपको जस्ट वैसे कहानी सी बताई थी।
अब बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रायंगल शेप है, वो मैंने आपको बता ही दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे पता करेंगे कि अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए ना, अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए और मुझे एक कोई भी साइड जो है वो पता लग जाए, तो मैं दूसरी साइड जो है जिसको मुझे पता करना है वो मैं निकाल सकता हूँ। सेम वे से अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए और अगर मुझे ये पता है, ये मुझे पता है, जैसे मुझे ये पता है और ये साइड जो है, देखो मुझे एंगल पता है और ये साइड पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। ये एंगल पता है, ये साइड पता है, तो मैं ये वाली लेंथ जो है वो निकाल सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी मैं कर सकता हूँ। अब ये जो बेसिकली देखा जाए ना, ये कुछ रेशियोज़ हैं, ये कुछ स्पेशल तरह की रेशियोज़ हैं, तभी इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, अलग से कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि ये रेशियोज़ को बार बार लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, तो उनके कुछ खास नेम रखे हैं और वो रेशियोज़ हैं। अब उन खास रेशियोज़ की कुछ खास वैल्यूज़ हैं, वही हमें याद करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। अब देखो यही वो रेशियोज़ हैं जो आज की वीडियो का मेन पार्ट है, ठीक है। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यही करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपके लिए नए हैं, आपको एक बार मुश्किल लगेंगे। मैंने क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल ए, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब वो कंसेप्ट प्लीज़ याद रखना जो मैंने परपेंडिकुलर बेस वाला बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब कि इस तरह से खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे की तो ये बेस है, ठीक है। तो मैं इसको बेस मान के मतलब कि मैं इसको ना जो अपना वो क्या बोलते हैं ना, इस ट्रायंगल को देख के मैंने सब कुछ लिखा है। साइन ऑफ एंगल ए, देखो बेसिकली हम ये वाली टर्म्स यूज़ करेंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन, इसको ऐसे बोलते हैं। बट ये मैंने जस्ट आपको पहली बार आप सुन रहे हो तो इसलिए बताया कि इसका मतलब क्या होता है। कई कई बच्चे इसको ऐसे पढ़ लेते हैं ना कि SIN ए, ये इकट्ठा है, साइन आ कॉस आ, ऐसा कुछ नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल ए है, इसको हम साइन ए बोलते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम कॉस ए बोलते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम टैन ए बोलते हैं। कोसीकेंट ऑफ एंगल ए को हम कोसीकेंट कोसेक ए बोलते हैं। सीकेंट ऑफ एंगल ए को हम सेक ए बोलते हैं। कोटेंजेंट ऑफ एंगल को हम कॉट ए बोलते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो फिर से बता दूं, चीज़ें नई हैं, आपको एक बार में मुश्किल लगेंगी, बट बिलीव मी जब ये चैप्टर आप निकलोगे ना, तो आपको ये सबसे ईजी लगने वाला है। ये बहुत बार हम करेंगे। अब ये ना बेसिकली रेशियोज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ देखिए आपने, P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/B। तो ये बेसिकली P परपेंडिकुलर बता रहा है, H हाइपोटेन्यूज, B बेस। तो ये सब कुछ रेशियोज़ पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं, इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं। तो कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं आपके सामने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। इनमें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, साइन और कॉस। उसके बिहाफ पर हम बाकी सभी रेशियोज़ लिख सकते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना कई बार पेपर में ना एंगल्स के नेम भी कुछ अजीब तरीके से लिखे रहते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखो ये मैंने वैसे लिखा है सम इंपॉर्टेंट सिम्बल्स, कई बार ना पेपर में ऐसा लिखा रहता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, साइन थीटा। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब जस्ट वो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल को वो थीटा बोल देते हैं। कई बार वो इस एंगल को क्या बोल देते हैं, फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया कि अगर आप इसको पहली बार देखो तो घबराना मत, पता नहीं क्या दिया हुआ है, ये जस्ट एंगल के नेम है। क्या है? एंगल के नेम है। तो नेम रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये ग्रीक सिंबल्स हैं, तो इनसे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं, जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब देखो वापस से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर आते हैं। तो साइन की वैल्यू P/H है, इसकी वैल्यू B/H है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है कि इसको याद कैसे रखेंगे। अब इसको याद करने की बहुत पुरानी टेक्निक है, मैंने भी ऐसे ही सीखा था अपने टीचर से, मैं आपको भी वैसे ही बता रहा हूँ। तो बहुत आसानी से आप उनको जो है वो याद कर पाओगे। अब देखो ये आपकी लर्निंग टेक्निक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेरी तरफ से नहीं है, मैंने भी अपने टीचर से ऐसे सीखा था, अब वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। तो देखो ये इसको याद रखना है, ठीक है। हमें पी की साइन की वैल्यू P/H होती है, ये कंफ्यूजन करती है, तो कैसे याद रखोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे? अब पंडित किससे स्टार्ट होता है? P से, बद्री B से, प्रसाद P से स्टार्ट होता है, हर हर H बोले मतलब P, सोना चांदी मतलब S, चांदी C, तोले मतलब T। याद कैसे रखेंगे? S का मतलब है, देखो ध्यान से देखो, S के ऊपर क्या है? S मतलब साइन, साइन के ऊपर क्या है? P/H। C मतलब कॉस, कॉस के ऊपर क्या है? B/H। T मतलब टैन, टैन के ऊपर क्या है? P/B। ध्यान से देखो यही है, ठीक है।
तो इस तरह से हम इनको जो है वो याद रख सकते हैं। अब आपके मन में 2-3 क्वेश्चंस होंगे, सर बाकियों को कैसे याद रखेंगे। दूसरी बात जो मैंने लास्ट पेज पे बताई थी कि परपेंडिकुलर बेस भी हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर भी हो सकता है। कभी भी अपनी बात भूलना मत करो, टीचर से हमेशा पूछा करो। इससे टीचर को भी अच्छा लगता है कि बच्चे मेरा लेक्चर जो है वो अच्छे से सुन रहे हैं। आपको पूछना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला सवाल आपका ये है, क्वेश्चन ये है कि सर आपने साइन कॉस टेन बता दिया, इसका नहीं बताया। ध्यान से देखो, ये उल्टा है। साइन का उल्टा कोसीकेंट है, ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है। कॉस का उल्टा सीकेंट है, ये बी बाई एच है, ये एच बाई बी है। टेन का उल्टा कॉट है, ये पी बाई बी है, ये बी बाई बी है। तो वो याद हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। मेन हमें 3 ही याद रखनी है, ठीक है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि अगर इस ट्रायंगल को मैं घुमा दूं तो फिर क्या होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ट्रायंगल को किस तरह से रखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। तो ये लर्निंग टेक्निक जो है ये आपको बहुत काम आने वाली है। इसको आप कहीं पर भी लिख के रख लेना या आप इसको मन में याद कर लो। और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाई हैं। अब यहाँ पर ना ये वाला ए एंगल है, ठीक है। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, मैंने सब वैल्यूज़ लिखी हैं आपके सामने हैं। ये पी बाई एच है, ये बी बाई एच, पी बाई बी। इसकी याद करने की टेक्निक भी हमने सीख ली है। सेम वैसे कोसीकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज़ है। अब इसी ट्रायंगल को अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो यहाँ पर अब ये वाला एंगल अगर मैं सी देखूँ, यहाँ पर साइन सी, कॉस सी, तो यहाँ से 2 डाउट्स क्लियर होते हैं। पहला डाउट ये क्लियर होता है कि जूने कि यहाँ पर ए एंगल आएगा, एंगल कोई भी आ सकता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। तो मैंने कॉस सी, साइन सी, टैन सी, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट सी की वैल्यूज निकाल ली। तो यहाँ से हमने पता क्या सीखा है कि इसके अकॉर्डिंग होता है। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल है ना तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल को रोटेट करना या नहीं करना वो इसी बात पे डिपेंड करता है। अगर हमें ये वाला एंगल गिवन होगा, देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगर हमें ये वाला एंगल गिवन है पेपर में, ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस लिखेंगे, ठीक है। और अगर बाय चांस इसी ट्रायंगल में हमें ये वाला एंगल गिवन है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यानी कि आप मोटी मोटी बात क्या याद रखोगे कि इस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैंने आपको वैसे भी बताया कि साइन जो होता है ना वो कोसीकेंट का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सीकेंट, टैन कॉट का। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि ये एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं। हमें मेनली ये 3 याद रखनी है। और एंगल का झंझट, प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपको एक्सरसाइज में पहला या दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि एक में उन्होंने कॉस ए की वैल्यू पूछी है, एक में उन्होंने कॉस सी की वैल्यू पूछी है। तो आपको कंफ्यूजन होगी वहाँ पर, बट वो मैं कंफ्यूजन आपकी यहीं पर दूर कर रहा हूँ कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके याद करने के लिए बताया कि साइन क्या होता है, 1 / कोसीकेंट। आपके सामने है, इसको उल्टा करेंगे तो साइन बनेगा, साइन का उल्टा करेंगे कोसीकेंट बनेगा। कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। अब ये बात मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूँ, ध्यान से देखो, साइन कितना है, p/h, कॉस कितना है, b/h। तो ये दोनों कट गए तो कितना रह गया मेरे पास, p/b। तो बेसिकली वो टैन ही है, ठीक है। सेम वे से अगर आप कॉस बाय साइन करते हो, b/h, और साइन कितना है, p/h, ये कट गए तो b/p मतलब कॉट। तो ये भी याद रखना है। तो प्लीज़ आपने ये सारे रिजल्ट याद रखने हैं। याद करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन, कॉस और टैन याद रख लेना, ये उसके सामने जो हैं ये उसके क्या हैं, रिवर्स हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पे ना मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, वो मैं आपको एक्सरसाइज एग्जांपल्स में भी बता सकता था, बट मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें आपको 1-2 बातें क्लियर करनी है, वो लॉजिक क्लियर करना है कि एक्चुअल में क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि साइन ए दिया हुआ है हमें 3/5, तो फाइंड करना है कॉस ए एंड टैन ए। कुछ भी मतलब फाइंड करने को हमें बोल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल मैंने वैसे ही बना लिया आपको समझाने के लिए। अब आपको पता है यहाँ पर साइन ए की बात हो रही है, तो ये वाला एंगल ना पक्का भी मैं ए रखूँगा, ठीक है। इसको मैं बी रख लेता हूँ,
इसको मैं सी रख लेता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए प्लीज़, ठीक है। आपको पता है इस एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये आपका क्या, बेस, ठीक है। पेपर में हम इतनी डिटेल लिखें ना लिखें, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है, देखो वी नो कि साइन ए जो है वो कितना होता है, पी बाई एच, हमने आज ही याद किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और आपको पता है साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5, ठीक। देखो अब आपके सामने साइन की वैल्यू कितनी है, पी बाई एच, मतलब उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3/5। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि नॉर्मली टीचर्स भी कई बार क्लास में इसी तरह से करवाते हैं कि पी की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर देखो आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई मतलब कि इसमें गलत बात नहीं है, बट ये लॉजिकली ये लिखना ये गलत है, क्योंकि ना कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है और हम गलत क्यों कर रहे हैं। बट जो बच्चे मतलब कि कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि सर ये एक रेशो है, हम रेशो से इसकी वैल्यू, देखो अगर मैंने लिखा कि p बाई एच 3/5 है, तो आपने लिख लिया कि p की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है। अगर मैं p बाई एच की वैल्यू 15/25 लिख दूं, तो अब p की वैल्यू कितनी हुई, 15, h की वैल्यू कितनी हुई, 25। ये गलत है, क्योंकि इसको मैं 5 3 ज़ा 15, 5 5 से 25 से कट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब p की वैल्यू 3, मतलब इस तरह से, मतलब ये जो रेशो है ना, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, बेसिकली ये एक रेशो है, रेशो को हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि ये इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू, ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि ये रेशो को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इसको 4 से करूँगा तो कुछ और रेशो बन जाएगी, 5 से करूँगा कुछ और रेशो बन जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट वो वाली वैल्यू जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने बात नोट की हो, देखो 3/5 को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कितनी बन गई, 12/20। 3/5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 15/25। आपने एक बात नोट की कि मैं सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो रेशो की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाती हैं। तो इसलिए देयरफॉर p की वैल्यू पता मैं कितनी लिखूंगा, 3k, और h की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 5k। हम पेपर में इतना कुछ नहीं लिखेंगे, वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये जस्ट मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मुझे आपको पूरा कंसेप्ट समझाना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को जिस तरह से मर्जी कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, 5k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 3k का होल स्क्वायर, बेस हमें जो है वो निकालना है। ये कितना बनेगा, 25k स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच एम्प्लाइज बी स्क्वायर कितना आ गया, 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस कर दो, तो विच एम्प्लाइज बी स्क्वायर कितना आ गया, 16k स्क्वायर, विच एम्प्लाइज बी कितना आ गया, 16k स्क्वायर का अंडर रूट, आगे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों लिखा है बाद में बताऊंगा। अब आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 4 × k लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ से ये पेयर बाहर आ गया, यहाँ से ये पेयर बाहर आ गया, तो विच एम्प्लाइज बी की वैल्यू कितनी आ गई, +-4k, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब यहाँ पर हम सिर्फ b की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू ओनली 4k। नेगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू जो है, मतलब ये हम एक ट्रायंगल की तरह मानते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है ये हमारे लिए, और ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो कभी भी नेगेटिव, उनकी लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर उनकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसलिए हम माइनस वैल्यू को लिखते नहीं। मैं क्वेश्चन में जब हम पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम ये वाला स्टेप जो है प्लस माइनस वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब देखो मैंने वही लिखा है कि b की वैल्यू -4 जो है, मतलब वो रिजेक्टेड है, ठीक है। अब आपको पता है अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है cos a की वैल्यू और tan a की वैल्यू, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता दूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो cos a कितना होता है, b/h,
ठीक है, b कितना है 4k, h कितना है 5k। अब ये k और k आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर 4/5। tan a कितना होता है p/b। p आपके सामने 3k है और b आपके सामने 4k है। अब ये आपके सामने कट हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी 3/4। तो हमने जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल ली। अब मुझे आपको बात बतानी है। अब देखो, अब आप में से, मुझे नहीं पता आपको क्लास में किस तरह से करवाया गया, बहुत से टीचर्स इसको इस तरह से करवाते हैं क्लास में कि p की वैल्यू डायरेक्टली 3 ले लेते हैं, h की वैल्यू डायरेक्टली 5 ले लेते हैं, और जब वो पाइथागोरस लगाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 9, तो b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई 16, तो b कितना आ गया 4। वो ऐसे करते हैं ना, तो उन्होंने आपको प्लस माइनस एक्सप्लेन किया। देखो प्लस माइनस क्यों आता है, अगर यहाँ पर देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आपको रीज़न पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपको MCQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने हैं। तो अगर आपको बीच में से कहीं से भी कोई वैल्यू या क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो b कितना आएगा, यहाँ पर मैंने लिखा +-4। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसे, क्योंकि +4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसलिए इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। स्क्वायर की हमेशा दो वैल्यूज़ होती हैं, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं हम प्लस माइनस लिखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्लस लिखते हैं। देखो उन्होंने आपको ये करवा दिया, आप इसको रट लोगे। ठीक है, जब इसमें से कुछ MCQ या कुछ क्वेश्चंस निकल के बीच में से पूछ लिया, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो b की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब b की वैल्यू 4 ही आएगी वैसे बेसिकली, बट हमने नेगेटिव वैल्यू क्यों रिजेक्ट किया उसका मैंने आपको रीज़न दे दिया। अब देखो यहाँ पर भी आपका आंसर सेम आ रहा है। अब आप कहोगे सर आपने k से करवाया, हमारे टीचर ने हमें k के बिना करवाया, तब भी हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है। हम ये वाला मेथड, मतलब कि ये वाला आपका लंबा मेथड, हम k क्यों लिखें फालतू में। देखो आप जैसे मर्जी कर लेना, आप चाहे k के बिना कर लो, चाहे आप विद k कर लो, लॉजिकली सही यही मेथड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो शॉर्टकट है, आपको वही करना, आप वो कर सकते हो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट मुझे आपको सिर्फ लॉजिक समझाना था कि बेसिकली ये लॉजिक होता है। अगर आपको लगता है कि आपको k के बिना करना, आप उस तरह से भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट कई बार पेपर में अगर कुछ भी क्वेश्चन घुमा के आ गया, तब आपको ये k वाला लॉजिक अगर आपको नहीं पता तो वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन की बात कि क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। लास्ट बात मुझे आपको एक और बतानी है, फिर हम इसकी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब देखो ये लास्ट बात है कि साइन, इसको ना ऐसे पढ़ते हैं साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब पता है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता हूँ। आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं रिसर्च करता हूँ, अपना काम करता हूँ, ताकि आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का रोड मैप दिखाना चाहूँ तो हमने सिर्फ यही किया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, आइडेंटिटीज़, वो मैं आपको एक ही वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, वो उस बराबर है कि हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक ही टाइम कर लें और बाद में कहेंगे कि हमें कुछ नहीं खाना सारा दिन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हमने इतनी इंट्रो की है, इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम टेबल कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस, आइडेंटिटीज कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन। इस तरह से चलोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगने वाला है। बिलीव मी, अगर आप मेरे कहे रास्ते पर चलोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपका सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होने वाला है इस पूरी क्लास 10th में। अगर आपको आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।